Good morning, students. You know very well chapter 7 going on conservation of animals and plants, and in last video I told you about deforestation, causes of deforestation, and now we will discuss about the consequences of deforestation. So you will see here, that is your next point, next topic, consequences of deforestation. So what is the mean of consequences? It's mean परिणाम और नतीजा. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं? So you will see here, first one is reduced rainfall. reduced means कमी होना एंड रेनफॉल बारिश की. ठीक है, तो पहला जो परिणाम है, रिजल्ट जो है डिफॉरेस्टेशन का, वो क्या है? रिड्यूस्ड रेनफॉल. सेकेंड वन, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इम्बैलेंस हो जाती हैं, उनका जो बैलेंस है वो डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचुरल हैबिटेट्स का भी लॉस होता है. नेक्स्ट वन, चेंज इन क्लाइमेट. क्लाइमेट में चेंज होना. डिक्रीज इन वाटर लेवल. वाटर लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है. डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट वन, इंक्रीज chances of natural calamities such as floods and droughts. So नेचुरल जो कैलमिटीज हैं जैसे फ्लड है, ड्राउट है, इनके भी इंक्रीज होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं. ओके, सो दीज आर सम consequences of deforestation. So now we will discuss these all in detail. So first one you will see reduced rainfall. So what is the mean of this? You will see here, the areas that are devoid of forest get reduced rainfall and may create drought like situation. So what you understood by this one, कि जो ऐसे एरिया जो कि फॉरेस्ट से रहित है, व्हाट इज द मीन ऑफ डिवॉइड? रहित. ठीक है, वहां पर उस चीज का ना होना. तो अगर कोई एरिया फॉरेस्ट से रहित है, वहां पर फॉरेस्ट नहीं है, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा? वहां पर जो रेनफॉल है वो कम हो जाएगी. ठीक है, बारिश वहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ओके, एंड मे क्रिएट ड्राउट लाइक सिचुएशन. और वहां पर कैसी सिचुएशन बन जाएगी? ड्राउट लाइक सिचुएशन की फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगी. सो वी नो वेरी वेल कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो वाटर साइकिल में एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करते हैं. कैसे करते हैं? सो इन 6th क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसपीरेशन. आई टोल्ड वाटर साइकिल, एंड इन दैट आई टोल्ड यू about transpiration. So plant reduce, we can say release water in atmosphere in the form of water vapor. So we will call that process transpiration. So transpiration is an important part of water cycle, and this process created by the plants. Okay, so if any place there is no plants, then there will be no transpiration and their rainfall will decrease. In that condition वहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? ड्राउट लाइक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो जमीन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और उसमें स्क्रेचेस आ जाएंगी. ओके, सो अबाउट reduce rainfall, it is a consequence of deforestation. Now next one you will see imbalance of atmospheric gases. सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसकी गैसेस भी इम्बैलेंस होती हैं. सो वी नो वेरी वेल प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ओके, and if we are not growing plants and we are cutting trees, in that condition in our atmosphere CO2 gas will increase, and in that condition CO2 will increase. So what will happen in our atmosphere? The amount of CO2 gas will increase in our atmosphere, or in that condition which situation can face us? That is global warming.
सो हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। वही ऑक्सीजन गैस हम यूज़ करते हैं और हम CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी व्हीकल्स हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, इन सब की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इस CO2 का यूज़ प्लांट्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों के थ्रू तो CO2 रेगुलरली निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, बट अगर हमने प्लांट्स की कटिंग करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो इतने प्लांट्स नहीं होंगे, इतने ट्रीज नहीं होंगे जो कि उस CO2 का यूज़ कर सकें। और क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगी और अगर CO2 बढ़ती है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन वहाँ पर बन जाएगी। सो ये हो गया कि यू विल सी वंस इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस बिटवीन CO2 एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो गैस है CO2 और ऑक्सीजन, उन गैसेस के बैलेंस को ये डिस्टर्ब करता है, विच फर्दर रिजल्ट्स इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और CO2 गैस की इंक्रीजिंग किससे लीड कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग से लीड कर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ग्लेशियर्स है उनका वाटर मेल्ट होना शुरू हो जाता है एंड रिवर में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। इन दैट कंडीशन ओशंस एंड सी में भी वाटर लेवल इंक्रीज होता है एंड आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं वो पानी में डीप हो जाते हैं। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो वो सारी कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट से मीन क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय होम ऑफ स्पीसीज। आपको पता है जंगलों में बहुत सारे काइंड के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल और बिग सभी तरह के एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। अगर हम उन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन वो सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, उनका रहने का हैबिटेट, उनका जो घर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो स्पीसीज भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अभी तक बहुत सारी स्पीसीज हमारे अर्थ से जो है ख़त्म हो चुकी हैं, जो पहले के टाइम में बहुत सारे थे और अभी बहुत कम या फिर कुछ तो बहुत ही कम बचे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक भी मेंबर यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से उन स्पीसीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया और वो स्पीसीज़ भी डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, सो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक परिणाम है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, साथ ही स्पीसीज भी ख़त्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट वन यू विल सी चेंज इन क्लाइमेट। सो because of deforestation, climate also changing. So what changes are happening here? It changes the climatic condition. So we know very well कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो क्या कर देंगे, हमारे क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उनको चेंज कर देंगे। It can इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन दी अर्थ, और साथ ही क्या होगा कि जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया कि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी, CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वो एक लेयर वहाँ पर प्रोड्यूस करती है एंड दिस लेयर विल अलाउ सनशाइन या सनलाइट कम ऑन दी अर्थ बट इट विल नॉट अलाउ रिफ्लेक्टेड ऑफ देम। ठीक है, उनके रिफ्लेक्शन को वो अलाउ नहीं करेंगी, उनको बाहर नहीं जाने देंगी। इन दैट कंडीशन क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो वी विल कॉल दिस वन कंडीशन ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है,
तो अर्थ का क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इट कैन लीड टू ड्राउट्स एंड फ्लड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इन दैट कंडीशन कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं, ड्राउट की सिचुएशन बन सकती है, फ्लड की भी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, फ्लड की सिचुएशन कैसे बनेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, एंड ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ओशंस और रिवर्स का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंड वो वाटर लेवल अपने लेवल को डिस्ट्रॉय करके लैंड पर फ्लो होना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी लैंड पर आने की वजह से वहाँ फ्लड आ जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या बन सकती है कि जो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल्स को बाइंड करके रखते हैं, एंड वाटर फ्लोइंग जब वहाँ उन एरियाज में होती है तो वो वाटर करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यानी बहुत तेज अगर पानी बह करके आ रहा होता है तो भी अगर वो ट्रीज से टकराना शुरू करता है तो ट्रीज उसके फ्लो को जो है स्लो कर देते हैं। बट अगर किसी एरिया में ट्रीज नहीं है तो वाटर जो है बहुत ही फास्ट वहाँ पर फ्लो करेगा, एंड वहाँ की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्लाइमेट में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन वाटर लेवल। सो वी नो वेरी वेल कि अगर रेनफॉल ही नहीं होगा तो जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ज़मीन का पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और वाटर लेवल कम हो भी रहा है। पहले के लोग अगर थोड़ा सा भी एक वेल की खुदाई करते थे तो उन्हें थोड़े से नीचे ही जाते हुए पानी मिल जाता था। बट अभी आप देखो कि हम कितना भी गहरा वेल बना लें तो भी जल्दी से पानी नहीं निकलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि रेगुलरली क्या हो रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, ज़मीन का पानी सूखता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट यू विल सी in this you will see it decrease the water holding capacity of soil. सो वी नो वेरी वेल कि जो सभी तरह की सॉइल होती है ना उनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो क्लेई सॉइल होती है उसमें ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करती है, जो सैंडी सॉइल होती है उसमें कम होती है, बट सब में होती है। ठीक है, तो अगर वो किसकी वजह से होती है कि जब ट्रीज ग्रो कर रहे होते हैं तो वो ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, और जब वहाँ पे हम पानी डालते हैं तो वो सॉइल पार्टिकल्स उसको इजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं, पानी को सौंख लेते हैं। बट अगर क्या होगा, वहाँ पे ट्रीज ग्रो नहीं होंगे तो सॉइल पार्टिकल्स जो कैसे होंगे, अनबाइंडेड होंगे, वो इधर उधर बिखरे हुए होंगे, और जैसे हम पानी उसमें डालेंगे वो पानी जो है उसमें इजीली एब्जॉर्व नहीं होगा, या तो वो बह करके पानी सॉइल के साथ ही बह करके चला जाएगा, या फिर बहुत फास्टली एवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। सो मैंने इसी में ये चीज़ भी समझा दी है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का छन करके और नीचे के जो ग्राउंड लेवल होते हैं, ग्राउंड की जो सॉइल की जो लेयर्स होती है उनसे होते हुए नीचे जाना। ठीक है, उसको इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर पानी क्या हो रहा है, अगर वहाँ पे ट्रीज नहीं है तो पानी जो है प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और वो वाटर वेपर में फास्टली कन्वर्ट हो रहा है, या फिर सॉइल को ही अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो जो इनफिल्ट्रेशन की रेट है जिसमें पानी ग्राउंड के अंदर जा करके कलेक्ट हो जाता है, वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन यू विल सी consequences of deforestation, that is decrease fertility of soil. सो ये क्या है, सॉइल जो है हमारी उसकी फर्टिलिटी को ये डिक्रीज कर देता है। अब वो डिक्रीज कैसे करता है, तो यू मे सी हियर डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन किससे लीड करता है, सॉइल इरोजन से लीड करता है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना विद विंड और वाटर। ठीक है, यानी कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो मिट्टी क्या करती है, हवा के साथ उड़ करके चली जाती है, या जब बहुत तेज पानी फ्लो कर रहा होता है तो मिट्टी क्या करती है, उसके साथ बह करके चली जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है,
है। लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, तो इजीली जो हमारी सॉइल है वो इरोडेड नहीं होती है, जल्दी से उसका कटाव नहीं होता, क्योंकि ट्रीज की रूट्स उन सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करके रखती हैं। बट अगर डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन है, यानी वहाँ पर ट्रीज ही नहीं है, तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे वो बिखरे हुए होंगे, स्प्रेड होंगे वन टू अदर प्लेस, और ऐसे में क्या होगा, इजीली वो हवा के साथ उड़ करके पानी के साथ बह करके चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, सॉइल इरोजन मेक्स टू सॉइल लेस फर्टाइल। तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो कि फर्टाइल होती है, उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी हाई होती है, वो फर्टाइल सॉइल क्या करती है, एयर के साथ में उड़कर चली जाती है। तो सॉइल इरोजन क्या कर देता है, सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है, कम उपजाऊ बना देता है। नेक्स्ट वन, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। लगातार क्या हो रहा है कि ये जो फर्टाइल लैंड हैं वो कन्वर्टेड होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, किसमें, डेजर्ट में बदलते जा रहे हैं, रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक वर्ड है जो कि वर्तमान समय में लोग हम कहें कि सभी कंट्रीज इस चीज़ को फेस कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट हैं। हमारे पास भी इंडिया में भी डेजर्ट है, थार का डेजर्ट। तो वो क्या कर रहा है, रेगुलरली वो स्प्रेड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है डिक्रीज होती जा रही है, रेनफॉल डिक्रीज होता जा रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, वहाँ की वनस्पतियाँ ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ के वाटर सोर्सेज जो हैं वो सूखते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो जो डेजर्ट है उसका वो स्प्रेड होता जा रहा है। पहले जिन स्टेट्स में वो था उन स्टेट्स के एरियाज़ में वो रेगुलरली आगे बढ़ता जा रहा है, वहाँ के आसपास के एरिया को भी उसने डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और वो रेगुलरली और आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी मरुस्थलीकरण, यानी रेगुलरली फर्टाइल जो लैंड है उसका डेजर्ट में कन्वर्ट होते जाना, उसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो डेजर्टिफिकेशन है ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक कंसिक्वेंस है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, अगर ऐसे ही डेजर्टिफिकेशन रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा तो हमारी जो अर्थ है उसके बहुत बड़े भाग पर डेजर्ट हो जाएगा, एंड इन दैट कंडीशन हमें बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस को, बहुत बड़ी सिचुएशंस को फेस करना होगा। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, कुछ रिजल्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के, जो हमने अभी डिस्कस किए। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, बाय एंड टेक केयर।